हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये चैप्टर थर्ड है अपने मॉड्यूल का, काफी बड़ा चैप्टर है। बट एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, इस चैप्टर में से जो एमसीक्यू बनते हैं ना, वो एमसीक्यू एकदम बेसिक से बनते हैं। और ऐसे बनते हैं कि जिस भी बच्चे को बेसिक की नॉलेज है, वो उन सब एमसीक्यूज को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से कर सकता है। तो मतलब आपको इस चैप्टर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई बहुत बड़ा चैप्टर है, कैसे होगा, क्या होगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से ये सारा का सारा चैप्टर जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट? तो आइए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें नोट्स कहाँ मिलेंगे। जितनी भी आप लोगों की क्लासेस हो रही हैं, अभियान बैच में हो रही हैं, तो आप पीडब्ल्यू के ऐप पर जाएंगे, वहां CSEET में आपको अभियान बैच मिलेगा। और अभियान 2000 अक्टूबर 26 में आपको क्या मिल जाएंगे? नोट्स। तो अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो यू हैव टू गो टू दैट सेक्शन टू गेट योर नोट्स। तो चलिए मेरे बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा जी, अब ये फोर्स में कब आया जी? मैम ये फोर्स में आया है 1 सितंबर 1872। कब आया फोर्स में? 1 सितंबर 1872। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इट गवर्न ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड थे। अब ये सवाल आता है, मैम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए ना, मैं आपको 3 फॉर्मूलाज बताती हूं, ठीक है? जो सबसे पहली शुरुआत होती है वो होती है ऑफर से। किसी ने किसी को ऑफर दिया, वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तो वो बन जाता है प्रॉमिस। वो क्या बन जाता है मेरे बच्चों? प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन मिलती है, प्रॉमिस में जब कंसीडरेशन मिलती है, वो बन जाता है एग्रीमेंट। वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और एवरी एग्रीमेंट which is enforceable by law, every agreement which is enforceable by law, वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए हमें ये सीढ़ियां पार करनी होती है। पहली सीढ़ी ऑफर की है, दूसरी एक्सेप्टेंस की है, तीसरी प्रॉमिस की है, चौथी कंसीडरेशन की है, छठी एग्रीमेंट की है, और पांचवी एग्रीमेंट की है, और छठी है इनफोर्सेबल बाय लॉ। मेरी बातों का जवाब देना, अगर ऑफर ही ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही नहीं होगी ना भाई। सिंपल सी बात, मेरे को फोन खरीदना है, तो मैंने तुम्हें ऑफर दिया, क्या यार तुम अपना फोन बेचोगे? मैं खरीद लूंगी। तो अगर ऑफर ही नहीं दूंगी तो कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं आएगी। अब ये ऑफर है, या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। अगर ऑफर रिजेक्ट हो गया, अगर ऑफर क्या हो गया? रिजेक्ट, फिटे मुंह, ऑफर रिजेक्ट, तो बात तो वही खत्म। लेकिन अगर ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया, अगर ऑफर क्या हो गया? एक्सेप्ट, तो प्रॉमिस बन जाएगा भाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है, राइट? ऑफर में जब आप एक्सेप्टेंस डाल दोगे तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस में जब तुम थोड़ा डाल देते हो नमक शमक, पैसा 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 पैसा, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट जो लॉ एनफोर्स करता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बिकॉज अगर मैं एग्रीमेंट्स की बात करूं मेरे बच्चों, तो 2 तरीके के हम एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है? एक तो होते हैं एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल नेचर, और दूसरे होते हैं एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ।
दूसरे कौन से होते हैं? एग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट्स सोशल नेचर के होते हैं दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। दे आर व्हाट मेरे बच्चों? नॉट एनफोर्सिएबल। मतलब मैम सिंपल सी बात, यार मैंने तुम्हें बोला कि तुम अपने लॉ के पेपर में 90 प्लस मार्क्स ले आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगी। मैम बस चाय? हाँ बस चाय। मैं तुम्हें बस चाय और साथ में 2 बिस्कुट खिला दूंगी। आप तो 90 नंबर ले आए, मैंने नहीं खिलाए। मैंने कहा चलो चलो चाय पिलाऊं मैं तुम्हें, मैंने तुम्हें नहीं खिलाए। तो क्या तुम मुझ पर क्रियोच मतलब केस कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था ये सोशल नेचर का था। भाई मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि अगर तेरे 12th में 90 प्लस आए तो मैं तुझे, उस समय गाड़ी चलती थी क्विड, आज तो थोड़ी आउटडेटेड हो गई, मैं तुझे क्विड लेकर के दूंगा। तेरे अगर 12वीं में 90 प्लस नंबर आए तो मैं तुझे क्या करके दूंगा? क्विड लेकर के दूंगा। गाइस आज तक मैं ऑटो पर आती हूं, नहीं लेकर दी मुझे क्विड। मेरे 95% 95% मार्क्स आए थे। अब मुझे एक बार बताओ, क्या मैं केस कर सकती हूँ क्या? नो, बिकॉज उस समय हमारी इंटेंशन ही नहीं थी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। हस्बैंड ने वाइफ को बोला एनिवर्सरी पर मैं तुम्हें हीरो का हार ला करके दूंगा, हीरो का हार ला करके दूंगा। हस्बैंड गिफ्ट तो छोड़ो, एनिवर्सरी भूल गया। क्या वाइफ, अच्छा वाइफ कह रहे मैम चाहे उसे ड्रम में डाल दे वो अलग बात है, पहाड़ों से धक्का दे दे, लेकिन वो उस पर केस नहीं कर सकती, राइट? बिकॉज वो एग्रीमेंट्स जो थे वो सोशल नेचर के थे। सो दीज आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। मतलब आप लोगों की इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों? इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तभी वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप देखो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर मैं लिखूं तो मैं बोल सकती हूं every contract is an agreement. Every contract is an agreement, right? But every agreement is not contract. But every agreement is not contract. Is not what मेरे बच्चों? Contract. Yes or no? क्लियर है यहां तक? यस मैम, यहां तक हम सबको क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेक्शन नंबर 10 बताता है शिवानी, असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बताता है? असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए। अब किस तरीके से एमसीक्यू आ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? इस तरीके से आपके एग्जाम में यहां से सवाल आ सकते हैं। सबसे पहला तो है भाई दो पार्टी, खुद के साथ खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या? सेल्फ लव है क्या? सिंपल सी बात है ना, खुद के साथ खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है भाई? व्लॉगिंग करोगे क्या? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली द आंसर इज व्हाट? नो। तो लॉ मेकर कह रहा है सबसे पहले तो शिवानी दो पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो पार्टीज का होना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी। एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। तो फर्स्ट इज टू पर्सन। द फर्स्ट क्या है मेरे बच्चे? टू पर्सन, राइट? ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ये ए बी को क्या देगा? ऑफर। तो क्या मेरे बच्चे मैं ए को बोल सकती हूं ऑफरर और प्रपोजर? यस और नो? ऑफरर और प्रपोजर। और बी को बोल सकती हूं ऑफरी। क्या बोल सकती हूं? ऑफरी, राइट? देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, लिखा होगा क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे? टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पार्टी।
वन पार्टी मेकिंग एन ऑफर, जिसको हम ऑफरर या प्रपोजर बोलेंगे, एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑफरी और प्रपोजी। द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट। डेफिनेट मतलब ऑफर जब आप सामने वाले को दे रहे हो तो सर्टेन होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या बेच रहे हो। आप मुझे वो दो, मैं आपको वो दूंगा, अरे भाई वो क्या भाई, 50 मतलब निकलते हैं उसके। तो वो शुड बी वेरी क्लियर दैट आप मुझे पानी की बोतल दो, मैं आपको 20 रुपए दूंगा, राइट। तो ऑफर क्या होना चाहिए, डेफिनेट। देखो, और दूसरा हमने बात की क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, एग्रीमेंट। भाई करंट लग गया। एग्रीमेंट जो है मतलब क्या होना चाहिए कि एग्रीमेंट सोशल नेचर का नहीं होना चाहिए। जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तीसरा है कंसेंट, जिसको हम बोलते हैं कंसेंसस एड एडम। जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसेंसस एड एडम। कॉन्सेंसस एड एडम, यहां से एमसीक्यू आता है। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। इसका क्या मतलब होता है मेरे बच्चों, मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंसस एड एडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब सुनना हुआ क्या, हमारी मान लेते हैं एक बिलौटा है और एक म्याऊ है। जो बिलौटा है ना वो म्याऊ से बहुत प्यार करता है, और म्याऊ बिलौटे को ना इतना भाव नहीं देती, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भाव देती है। एक दिन रात को म्याऊ का फोन आया बिलौटे को, और म्याऊ ने बोला सुबह क्या तुम मेरे साथ भागोगे। म्याऊ ने क्या बोला बिलौटे को, क्या तुम सुबह मेरे साथ भागोगे। भाई बिलौटा बिलौटा जो है वो तो पागल हो गया। बिलौटा क्या हो गया, एकदम पागल कि मेरे साथ म्याऊ भागेगी। भाई वो एकदम सपने सुहाने लड़कपन के हो गया। तो म्याऊ बिलौटे ने अपना पूरा सामान बांधा, घर से गहने बहने उठाए, पैसे वैसे सारे चोरी करके 6 बजे जो है म्याऊ के घर के बाहर आया। और म्याऊ आई ऐसे जॉगिंग करते हुए, म्याऊ आई ऐसे जॉगिंग करते हुए। और म्याऊ ने बिलौटे से पूछा भागने के लिए तैयार हो। बिलौटा कहता कौन सा भागना। बोल रही है यार वी आर गोइंग ऑन अ रन ब्रो, वी आर गोइंग ऑन अ रन, फिटनेस फ्रीक हूं मैं। मतलब दोनों के भागने का जो मतलब था वो एकदम अलग था। यस और नो, अगर आप ध्यान से समझो तो दोनों के जो भागने का मतलब था वो एकदम ही क्या था मेरे बच्चों, अलग। एकदम ही क्या था, अलग। म्याऊ कुछ और भागना समझ रही थी, बिलौटा कुछ और भागना समझ रहा था। तो लॉ मेकर कह रहा है शिवानी जब भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कंसेंट होनी चाहिए, मतलब कंसेंसस एड एडम। मतलब व्हाट, कंसेंसस एड एडम, यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स। जिस सेंस में सामने वाला कोई बात बोल रहा है उसी सेंस में आप उस बात को प्रिसीव कर रहे हो, इट शुड बी सेम। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यस, उसके बाद एन एग्रीमेंट जिसमें कंसेंट नहीं होती वो क्या हो जाता है, वॉइड। तो मैं ये भी लिख दूं, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसेंट, विदाउट कॉन्सेंट क्या हो जाता है, वॉइड। क्या हो जाता है मेरे बच्चों, वॉइड। क्लियर है। चौथा है मेरे बच्चे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन को मैं बोल सकती हूं समथिंग इन रिटर्न, और यू कैन कॉल इट क्विड प्रो क्यू। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, और व्हाट आई कैन कॉल इज क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू। ठीक है, अगर मान लो मैंने ही आपके लिए सब किया, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, फिर वो तो गिफ्ट हो गया ना, हाँ या ना। वो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, मैंने तुम्हें फोन दिया, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का गिफ्ट। वो क्या हो जाएगा, एक तरीके का गिफ्ट।
तो लॉ मेकर कह रहे हैं शिवानी कंसीडरेशन होनी चाहिए, मतलब रिटर्न में कुछ होना चाहिए। क्विड प्रो क्यू, हम इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? क्विड प्रो क्यू। ठीक है, क्या होनी चाहिए? कंसीडरेशन। ये लास्ट में आगे देखो, कंसीडरेशन एंड एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पर्सन इज void, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसीडरेशन। कंसीडरेशन समथिंग इन रिटर्न, कैश भी हो सकती है और काइंड भी हो सकती है। ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इस पर तो हमने पूरी डिस्कशन करी है। ठीक है, कि देयर शुड बी इंटेंशन, कि चलो लीगल रिलेशनशिप क्या करते हैं? क्रिएट। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों? इंटेंशन। क्या होनी चाहिए? इंटेंशन। उसके बाद है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब दबाव में आकर के कंसेंट ना दी हो। इट इज नॉट बिकॉज हमारा रिश्ता ऐसा है कि आप मुझसे दब रहे हो तो आप अपनी कंसेंट दे रहे हो, मैं आपको धमकी दे रही हूं तो आप अपनी कंसेंट दे रहे हो। कंसेंट शुड बी फ्री। कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, यहां से एमसीक्यू आ सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का क्या मतलब है? कि जो सामने वाला है मेरे बच्चे, वो मेजर होना चाहिए, यस और नो, मतलब 18+, साउंड माइंड का होना चाहिए, दिमाग उसका सही होना चाहिए, और किसी लॉ में ना वो डिस्क्वालिफाइड ना हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। किसी लॉ में क्या नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे? डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, ओके। कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई साहब मेजर होना चाहिए, मतलब 18+ होना चाहिए, दिमाग उसका अपने ठिकाने पे होना चाहिए, और किसी और लॉ ने उसे डिस्क्वालिफाइड ना किया हो। उसके बाद है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। क्या है रजे? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। तुम किसी को मारने का ऑब्जेक्ट रखोगे तो इट कैन नॉट बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन दोनों ही क्या होने चाहिए? लॉफुल। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज पॉसिबल कि आप उसे परफॉर्म कर सको, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एंड सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं। हमें कहां से समझना है? लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड कंसीडरेशन। जिंदा लाशो है लो, ओए छुटंकड़ी, आता जाता तुम्हें कुछ नहीं है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का यहां पर क्या मतलब है मेरे बच्चों? कि आप क्या किसी से एग्रीमेंट कर सकते हो क्या? भाई तू उसको मार दे, मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, और अगर उसको नहीं मारा तो तुम जेल में चले गए। भाई तुम अलग ही टाइप के बंदे हो। तुम जहां कोर्ट में चले गए कि जज साहब मैंने इसको बोला था कि उसके 100 टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दे, इसने डाले नहीं। जज साहब बोलेंगे ये तो गलत बात है ना, करने चाहिए थे 100 टुकड़े। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन दोनों ही क्या होने चाहिए? लॉफुल। राइट, दोनों ही क्या होने चाहिए? लॉफुल। और जो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है और क्या नहीं करना। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब अगर आप बात करो, कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। सुनना, कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। इम्पॉसिबल टू परफॉर्म मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि आप परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हो। समझो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि आप परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा। अरे भाई कैसे परफॉर्म करोगे इसको? यस और नो। और लीगल फॉर्मेलिटीज भी सारी आपको क्या करनी है? कंप्लाई। लीगल फॉर्मेलिटीज भी आपको सारी क्या करनी है? कंप्लाई। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसके साथ कोई लीगल फॉर्मेलिटी अटैच्ड है तो आपको वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को बहुत बढ़िया तरीके से
क्या करना है मेरे बच्चों, कंप्लाइज। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम, आई गेस वी कैन मूव अहेड। अब एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं रजे। कितने हैं टोटल अपने पास, 10 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं मेरे बच्चे अपने पास, 10। ये 10 क्या है, जल्दी बताओ, ये 10 क्या है? ये है अपने असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है, मैं इनको बोल दूं, essentials of a valid contract। essentials of a what, valid contract। आइए, तो सबसे पहला क्या है मेरे बच्चों, कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसेंस दिमाग मिलता होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट और कॉन्सिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट विद ऑफर। किससे बात करते हैं हम, ऑफर। अच्छा, ऑफर का क्या मतलब होता है, जब एक इंसान सामने वाले को बताता है अपनी विलिंगनेस कि उसे या तो कुछ करना है या तो कुछ नहीं करना, और वो ये चाहता है कि सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट करे, यस और नो, उस चीज को क्या करे, एक्सेप्ट। ऑफर में जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगी रे बाबू मोशाई, ऑफर में जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। क्लियर है? तो ऑफर जो पर्सन दे रहा है उसे बोलेंगे ऑफर, राइट। और जिस इंसान को ऑफर दिया जा रहा है उसे बोलेंगे ऑफरी। अच्छा, मैं बोलूं, इट मस्ट बी कंप्लीट, यस और नो, इट मस्ट बी कंप्लीट, इट मस्ट बी फाइनल एंड नॉट वेग। मैम इसका मतलब क्या है यार, सिंपल सी बात है, जब आप सामने वाले को ऑफर दे रहे हो तो उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि सामने वाले को क्या करना है, कैसे करना है। हवा में तुम कोई ऑफर नहीं दोगे, ये सुनो, हवा में तुम कोई भी ऑफर नहीं दोगे। इट मस्ट बी, समझो, इट मस्ट बी कंप्लीट, क्लियर, इट मस्ट नॉट बी वेग। भाई साहब, तुम मुझे जो है अपना पिगी सेल कर दो, अगर तुम्हारा पिगी मेरे लिए लकी निकला तो मैं तुम्हें 1000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। अरे चलो चापली, ये तो डेफिनेट ही नहीं है, ये तो सर्टेन ही नहीं है, ये सो नो। ऑफर क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट और फाइनल होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरिंग, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, तुम सपने थोड़ी ना आएंगे सबको, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। सामने वाले को बताओगे ना कि मेरे मन में ये चल रहा है, तभी तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात आएगी। अगर तुमने बताया ही नहीं तो एक्सेप्ट और रिजेक्शन की बात ही नहीं आएगी, हो ही नहीं पाएंगी चीजें, हाँ या ना? क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ऑफर जो है मेरे बच्चे वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और ऑफर जो है वो इंप्लाइड भी हो सकता है। अब मैम इसका मतलब क्या है, सुनना मेरे बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस एंड ऑफर कैन बी इंप्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब ये है कि बाय वर्ड्स, एक्सप्रेस का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, बाय वर्ड्स आप बता रहे हो। इंप्लाइड मतलब बाय कंडक्ट। अब जैसे मैं गोलगप्पे वाले भैया के पास कटोरी लेकर के गई और मैंने बोला भैया 10 रुपए के गोलगप्पे खिला दो प्लीज। मैंने क्या बोला, भैया 10 रुपए की गोलगप्पे खिला दोगे क्या? तो ये एक्सप्रेस ऑफर है। ये क्या है मेरे बच्चों, एक्सप्रेस ऑफर। मैंने शब्दों में ऑफर बयां किया है। वो शब्द रिटन भी हो सकते हैं और वो शब्द ओरल भी हो सकते हैं, राइट। अब इंप्लाइड मतलब बाय कंडक्ट। मैं कटोरी लेकर के खड़ी हो गई, अब ये इंप्लाइड है कि मेरे को गोलगप्पे ही खाने हैं। दिल्ली से कुरुक्षेत्र की बस पर मैं चढ़ी, ये इंप्लाइड है कि मुझे कुरुक्षेत्र ही जाना है। इंप्लाइड का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों, कंडक्ट। तो जो ऑफर है इट कैन बी एक्सप्रेस और इट कैन बी इंप्लाइड, राइट। उसके बाद जो ऑफर है वो जर्नल ऑफर भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक ऑफर भी हो सकता है।
अच्छा, जर्नल ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, यस और नो? जर्नल ऑफर का मतलब क्या होता है? आइए, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। हाँ जी, स्पेसिफिक ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफर मेड टू पर्टिकुलर पर्सन, ऑफर मेड टू व्हाट मेरे बच्चे? पर्टिकुलर पर्सन। अब मेरे पास गाइस एक पिगी था, मेरे पास एक क्या था? पिगी। कोई सुअर नहीं बोलेगा, वो पिगी है, आ गई समझ? अब वो पिगी गुम हो गया, मैंने बोला जो उस पिगी को लेकर आएगा 1 लाख रुपए का इनाम, जो उस पिगी को लेकर आएगा 1 लाख रुपए का इनाम, तो कोई भी लेकर आए, तो ये क्या है मेरे बच्चों? जर्नल ऑफर। ये क्या है? जर्नल ऑफर। लेकिन मैंने अगर ऑफर स्पेसिफिकली सिर्फ तुम्हें, हाँ ये तुम्हें व्हाइट टी शर्ट, ओ हेलो ब्लैक टॉप, जिंदा लाशो, पढ़ लो, इधर रील बंद करो, नहीं आएगा उसका रिप्लाई, बंद करो, इधर देखो। अगर मैंने ऑफर सिर्फ तुम्हें ही दिया है, तो ये कौन सा ऑफर है? स्पेसिफिक ऑफर। जर्नल ऑफर का एक बहुत बढ़िया केस लॉ है, दैट इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, कार्लिल स्मोक बोल कंपनी। ठीक है, कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी ने बोला कि अगर कोई उनका एक बेसिकली ड्रग था, अगर कोई उनका स्मोक बॉल यूज करता है और उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो कंपनी जो है वो उस इंसान को एक तरीके का रिवॉर्ड देगी। मतलब इनको ये था कि इनकी स्मोक बॉल यूज करके किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता, तो इन्होंने बोला कि अगर हमारी स्मोक बॉल यूज करके किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो कंपनी उसे इनाम देगी। कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हो गया, अब स्मोक बॉल ने उसे इनाम नहीं दिया, कार्लिल ने क्या कर दिया? केस। क्योंकि स्मोक बॉल ने क्या बोला था कि अगर किसी को भी हमारी बॉल यूज करके इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो हम उसे इनाम देंगे। हम उसे क्या देंगे? इनाम। ये क्या था? एक तरीके का जर्नल ऑफर। ये क्या था मेरे बच्चों? एक तरीके का जर्नल ऑफर, राइट? तो ये केस लो आपसे पूछ सकते हैं कि जर्नल ऑफर का केस लॉ क्या था। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये हमने बोला रिटन भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, जर्नल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है। अब उसके बाद आती है एक्सेप्टेंस। भाई आपने मेरे को ऑफर दिया और मैंने बोल दिया कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैंने क्या बोल दिया? कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो क्या बन गई मेरे बच्चों? एक्सेप्टेंस। वो क्या बन गया? एक्सेप्टेंस। अब लॉ मेकर कहता है शिवानी, जैसे ऑफर एक्सप्रेस और इंप्लाइड था, वैसे एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकती है। एक्सेप्टेंस भी क्या हो सकती है मेरे बच्चों? एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और एक्सेप्टेंस कैन बी इंप्लाइड। बोलो बोलो। एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड और एक्सेप्टेंस कैन बी इंप्लाइड। अब मैं भैया के सामने गोलगप्पे क्या लेकर के खड़ी हुई, भैया ने बोला मैडम बिल्कुल खिलाता हूं, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। भैया ने चुप करके गोलगप्पे रखने शुरू कर दिए, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, यस और नो। और अगर सामने वाले ने कुछ समय बोला है कि भाई इतने समय में एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए, तो इट इज योर ड्यूटी कि आप उस समय में एक्सेप्टेंस भेज दो। और अगर सामने वाले ने कोई समय नहीं बताया, तो रीजनेबल टाइम। भाई किसी ने तुमसे पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तुम 15 साल बाद रिप्लाई कर रहे हो, अरे भाई तब तक उसके 15 बच्चे हो चुके होंगे, यस और नो। तो थोड़ा टाइम से रिप्लाई करो। जिस मीन्स से सामने वाले ने बताया है कि भाई मेरे को ईमेल करना, मेरे को टेक्स्ट करना, मेरे को व्हाट्सएप करना, मेरे को चिट्ठी भेजना, वो मीन्स भी आप फुलफिल करोगे, तो ही क्या मानी जाएगी? वैलिड एक्सेप्टेंस। तो ही क्या मानी जाएगी मेरे बच्चों? वैलिड एक्सेप्टेंस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों? रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। Acceptance may be expressed by words or implied, right? If a particular method is prescribed, offer must be accepted in the prescribed manner. Second क्या है? अगर मैं बोलूं, if a particular method is prescribed, if a particular method
is prescribed, offer must be accepted by prescribed manner. Accepted by prescribed manner. Yes or no? और उसके बाद में बोल दूं ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम. हाँ या ना? ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम. विद इन व्हाट मेरे बच्चों? रीजनेबल टाइम. यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट. ये समझना बहुत जरूरी है. अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट. अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट. अनक्वालिफाइड का मतलब है मेरे बच्चों अनकंडीशनल. अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है? अनकंडीशनल. मैम देखो, अगर आपने कंडीशन लगा दी तो फिर उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे. ना 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 ना. म्याऊ ने तुमसे पूछा विल यू मैरी मी. म्याऊ ने तुमसे पूछा विल यू मैरी मी. तुमने बोला जब तू सीएस बन जाएगा ना उसके बाद तुझसे शादी करूंगा. जब तू सीएस बन जाएगा उसके बाद तुझसे शादी करूंगा. तो मेरे बच्चे यहां पर आपने कंडीशन लगा दी. यहां पर आपने क्या लगा दी? कंडीशन. आपने सामने वाले को बोला जब तू सीएस बनेगा, तो मतलब एक्सेप्टेंस जो है यहां पर आपने कंडीशनल कर दी. तो लॉ मेकर कह रहा है ये नहीं हो सकता. एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल. एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल. क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट. एंड व्हाट मेरे बच्चे? एब्सोल्यूट. दोबारा बोलो. एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट. ठीक है, कि कोई भी कंडीशन जो है आप वो मत लगाओ. उसके बाद काउंटर ऑफर को सुना. काउंटर ऑफर को हम एक्सेप्टेंस नहीं मानते हैं. काउंटर ऑफर को हम एक्सेप्टेंस नहीं मानते. मैम काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? मम्मियों को देखा बार्गेनिंग करते हुए. बाजार वाले अंकल बोलते हैं 1000 रुपए का है, मम्मा बोलती है 100 रुपए. 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी. वो बोलता है 900, मम्मी बोलती 90, बोलता है 800, मम्मी बोलती 80, बोलता है 700, मम्मी बोलती 70. 1 रुपया ज्यादा ना दूंगी. सो दिस इज काउंटर ऑफर. सामने वाले ने आपको बोला मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं, आपने बोला 90 रुपए देगा तो खरीदूंगी. तो ये क्या हो जाता है? काउंटर ऑफर. एंड काउंटर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाता. काउंटर ऑफर ऑपरेट्स एज अ न्यू ऑफर. यस और नो? काउंटर ऑफर जो है वो एक तरीके का क्या होता है मेरे बच्चे? एक नया ऑफर होता है. क्या होता है? एक नया ऑफर होता है. तो देखिए रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस. एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इंप्लाइड भी हो सकती है. पर्टिकुलर मेथड प्रिस्क्राइब है तो पर्टिकुलर मेथड वो होगा. अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट होगा. काउंटर ऑफर ऑपरेट्स एज अ रिजेक्शन ऑफ ऑफर. ऑब्वियसली अगर आपने अपनी टर्म्स रखी इसका मतलब क्या है? कि आप सामने वाले की टर्म से एग्री नहीं करते. सो इट विल ऑपरेट एज अ रिजेक्शन ऑफ ऑफर. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ऑब्वियसली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए. ओनली साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरिंग डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस नहीं मानोगे. यस और नो? 6th पॉइंट क्या है? साइलेंस को, अरे भाई ये क्या हो गया? हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे. क्या यहां तक आप सबको समझ आया? यस और नो? ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में हमने जितनी बातें की, क्या वो सब बातें हमें क्लियर है? हाँ या ना? आर वी डन अप टिल हियर? यस मैम, यहां तक हमें सारी की सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है. अब आगे चलते हैं. अगला पार्ट जो अपना है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, कि एक तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए, सोशल एग्रीमेंट्स नहीं होनी चाहिए. आप लोगों का एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि जिसमें दोनों की इंटेंशन दिखे कि अगर कल को किसी पार्टी ने बैक ऑफ किया तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाएगी. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? देखो यहां पर लिखा भी हुआ है यही बात कि एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर
डू नॉट कंटेम्पलेट द लीगल रिलेशनशिप एज दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपकी क्या इंटेंशन होनी चाहिए कि अगर एक पार्टी बैक ऑफ करती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाएगी। दूसरी पार्टी कहां जाएगी रजे? कोर्ट में। उसके बाद है कंसीडरेशन। अच्छा, कंसीडरेशन की हमने बात की थी। कंसीडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यू, ठीक है। अब एज पर इंडियन लॉ कंसीडरेशन मेरे बच्चों तीन तरीके की होती है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहां से सवाल आ सकता है कि इंडियन लॉ के अंदर कितने तरीके की कंसीडरेशन होती है और इंग्लिश लॉ के अंदर कितने तरीके की कंसीडरेशन होती है, ठीक है। इंडियन लॉ के अंदर तीन तरह की कंसीडरेशन होती है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इंग्लिश लॉ के अंदर दो तरह की कंसीडरेशन होती है, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट नहीं होती। प्रेजेंट को ये लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन। और फ्यूचर को बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। फ्यूचर को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एग्जीक्यूटरी कंसीडरेशन, ठीक है। सो कंसीडरेशन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हर कोई ये बोलता है कि भाई देखो, अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, ये याद रखना। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो नहीं सकता है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम, हमें इतनी बात क्लियर है, यहां तक सब इजी है। देखो, काइंड्स एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट, और उसके बाद क्या है मेरे बच्चे? पास्ट। कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। जरूरी नहीं है, हो सकता है 1.5 लाख रुपए का फोन में 1.5 रुपए में बेचूं, मेरी मर्जी। कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कंसीडरेशन कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। और कंसीडरेशन मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर। देखो, पास्ट कंसीडरेशन मतलब कंसीडरेशन पहले ही आ चुकी है। अब हुआ क्या मेरे बच्चे? सिंपल सी बात, मान लो मेरा ये पेन गुम हो गया, तुम मेरे लिए मेरा पेन ढूंढ के लाए और मैंने तुम्हें बोला यार क्योंकि तुम मेरा पेन ढूंढ के लाए हो तो अब मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। अब इस 10,000 रुपए के बदले काम तो पहले ही हो चुका है, यस और नो। तुम मेरा पेन ढूंढ के लाए और मैंने तुम्हें क्या बोला? क्योंकि तुम मेरा पेन ढूंढ के लाए तो अब मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। तो मेरे लिए, तुमने मेरे लिए पहले ही कुछ कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट कंसीडरेशन। क्या बोलेंगे? पास्ट कंसीडरेशन। प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? मैंने अभी चीज ली और अभी आपको दे दी, अभी आपको पैसे दे दिए, दैट इज प्रेजेंट कंसीडरेशन। और फ्यूचर मतलब तुम मेरे लिए फ्यूचर में कुछ करोगे। तुम मेरे लिए किस में करोगे मेरे बच्चों? फ्यूचर में कुछ करोगे। क्लियर है? तो देखा जाए, इंडियन लॉ तीन तरीके की कंसीडरेशंस को रिकॉग्नाइज करता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इंग्लिश लॉ सिर्फ दो, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, यहां तक तो सब ओके है। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉ ने उनको फॉरबिड की रखा है। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वो लॉ की किसी प्रोविजन को डिफीट करे। फ्रॉड नहीं होने चाहिए, किसी इंसान को इंजरी नहीं होनी चाहिए उससे, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए मेरे बच्चे? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट। समझो, कब आप किसी भी कंसीडरेशन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉफुल मानोगे? तो मैंने बोला सबसे पहली बात, वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होने चाहिए, मतलब लॉ ने उन्हें फॉरबिड नहीं किया हो, या फिर उनको फॉलो करने से कोई लॉ जो है उसका उल्लंघन ना हो रहा हो। यस और नो? तो देखो, कंसीडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अनलेस इट इज व्हाट? फॉरबिडन बाय लॉ। और ऐसा कि भाई उसको फुलफिल करने से लॉ की प्रोविजन डिफीट हो,
वो फ्रॉडुलेंट नेचर का नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान को उससे इंजरी नहीं होनी चाहिए, और कोर्ट को वो इमोरल या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं लगना चाहिए। अब मैम, ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं कि ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हैं? तो मैंने बोला कि ये 5 तरीके के एग्रीमेंट्स हैं, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हैं। दीज आर void बट नॉट immoral। दीज आर void बट नॉट immoral। void का मतलब क्या हो गया? नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। कितने हैं मेरे बच्चे? 5। कितने हैं? 5। एक बार इनको आइए लिखते हैं, ठीक है जी। हाँ जी मेरे बच्चों, तो हम बात कर रहे थे वो एग्रीमेंट्स विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, राइट? दीज एग्रीमेंट्स आर वाइड बट दीज आर नॉट इलीगल। तो अगर मैं आपको लिखवाऊं एग्रीमेंट्स दैट आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट्स दैट आर opposed to public policy, that are opposed to public policy। क्लियर है रजे? सुनना, तो ऐसे 5 एग्रीमेंट्स हैं। कितने एग्रीमेंट्स हैं मेरे बच्चों? 5 एग्रीमेंट्स। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 5 एग्रीमेंट्स मैं आपको बता रही हूं, ये वॉइड हैं बट ये इलीगल नहीं है। अच्छा, वॉइड का मतलब क्या होता है? नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। वैलिड का मतलब होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये याद रखना। और एक तीसरे तरीके का कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आता है, दैट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि जो एग्राइव्ड पार्टी है उसके पास ऑप्शन होता है टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट इट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कराइसन का मतलब होता है धमकी देना। आपने किसी की कंसेंट ली उसे धमकी दे करके, राइट? तो वो एग्राइव्ड पार्टी हो गई। जिस पार्टी के साथ गलत होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एग्राइव्ड पार्टी। अब वो एग्राइव्ड पार्टी है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, यानी एग्राइव्ड पार्टी के पास 2 ऑप्शंस हैं। वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है, तो वो एकदम वैलिड हो जाएगा। वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है? रिजेक्ट, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। तो वॉइडेबल का मतलब होता है मेरे बच्चे, ओहो, वॉइडेबल का मतलब होता है जो एग्राइव्ड पार्टी, सुना, जो एग्राइव्ड पार्टी के डिसीजन पे वैलिड या वॉइड हो, जो एग्राइव्ड पार्टी के डिसीजन पे वैलिड या वॉइड बने, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉइडेबल। उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? वॉइडेबल। तो एग्रीमेंट्स दैट आर अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, कितने हैं ऐसे? 5। सबसे पहला, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेन का मतलब होता है मेरे बच्चों रोकना। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रोकना। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अगर आप किसी को काम करने से रोक रहे हो, अगर आप किसी को काम करने से रोक रहे हो, दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इन रिस्ट्रेन ऑफ फ्रीडम, आप किसी की फ्रीडम छीन रहे हो, आप किसी की क्या छीन रहे हो? फ्रीडम छीन रहे हो, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, किसी को आप शादी करने से रोक रहे हो, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। आप किसी से उनके पेरेंटल राइट छीन रहे हो, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। एंड लास्ट में मैरिज ब्रोकरेज, किसी की शादी करवाने के लिए अगर आप ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हो तो ये भी मेरे बच्चे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये भी किसके अगेंस्ट है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, रिस्ट्रेन ऑफ फ्रीडम, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंटल राइट एंड मैरिज ब्रोकरेज। ठीक है जी। अगला कंसेप्ट आता है मेरे बच्चों, दैट इज डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चों?
कि भाई अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तुम्हारे और मेरे बीच में अब कुछ भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है मेरे बच्चों, खत्म। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के टोटल 5 से 6 तरीके हैं। सबसे पहला तो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया है मेरे बच्चों, परफॉर्म। आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया है, परफॉर्म। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेरा जो ऑब्लिगेशन थी वो मैंने फुलफिल कर ली, जो आपकी ऑब्लिगेशन थी वो आपने फुलफिल कर ली, हम दोनों ने एक दूसरे को कंसिडरेशन दे दिया, ऑब्जेक्ट हो गया, खत्म, डन। दूसरा म्यूचुअल एग्रीमेंट, हम दोनों ने म्यूचुअली सोचा कि यार क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए, सो दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट, दैट इज व्हाट मेरे बच्चों, म्यूचुअल एग्रीमेंट। तीसरा है बाय लैप्स ऑफ टाइम, जितने टाइम के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो टाइम लैप्स हो गया, मतलब वो टाइम खत्म हो गया। उसके बाद है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि दोनों में से एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, ठीक है। उसके बाद है मेरे बच्चों इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, कि अब भाई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता परफॉर्म। एंड उसके बाद लास्ट है ब्रीच। ब्रीच मतलब दोनों में से किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। मैम म्यूचुअल एग्रीमेंट और ब्रीच में फर्क क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट में मेरे बच्चे दोनों पार्टीज की सहमति से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, जो कि एक पार्टी की साइड से आता है, ठीक है ना जी। जो ब्रीच है ना वो 2 तरीके की होती है, एक होती है आपकी एक्चुअल ब्रीच, ठीक है, और एक होती है मेरे बच्चों एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक कौन सी होती है? एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक होती है एक्चुअल ब्रीच और एक होती है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का क्या मतलब है? जब आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है उसी टाइम पर आप ब्रीच कर रहे हो, मतलब यू आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले आप ब्रीच कर रहे हो, ठीक है अजय। आइए, एक्चुअल ब्रीच का क्या मतलब है? ब्रीच एट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रीच एट टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या हो गया रजे? बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए आगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। पहली चीज क्या थी? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है रजे? परफॉर्मेंस का मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है, नाउ यू आर आउट ऑफ योर ऑब्लिगेशन, नाउ यू आर व्हाट मेरे बच्चों? आउट ऑफ योर ऑब्लिगेशन। क्या यहां तक क्लियर है? यस मैम, यहां तक क्लियर है। अब सुनना, अब मेरे बच्चों एक कंसेप्ट आता है डिस्चार्ज में, परफॉर्मेंस में ही, वो आता है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। वो क्या आता है? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अब सुनना, हुआ क्या? हुआ ये कि मैंने अमेजोन से एक पार्सल मंगाया था, मैंने डिलीवरी टाइम 6 बजे का डाला था और जो प्लेस है वो अपने फ्लैट का डाला था। अब डिलीवरी वाले भैया 6 बजे उसी जगह आ गए, जितने आर्टिकल्स मैंने मंगाए थे उतने ही ले आए, लेकिन मैं घर पे नहीं थी। 4 दिन लगातार ऐसा हुआ, चारों के चारों दिन ना तो मैंने फोन पे किया ना मैं घर पे थी। अब क्या मैं ये मानूं कि एक पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से परफॉर्म कर दिया है, अगर मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं ये नहीं बोल सकती कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? कि एक पार्टी ने, सुनना, एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी हुई है,
दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा मेरे बच्चों? डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? डिस्चार्ज। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या आ गया? आई केम रेडी, मतलब मैं एकदम तैयार होकर के आया। ठीक है, मैंने जो तुम्हें देना था, मैं जिस समय देना था वो लेकर के आया। अब तुमने लेने से मना कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं बाउंड रहूंगा। आई एम फ्री, मैं अपनी ऑब्लिगेशन से क्या हो चुका हूं? फ्री। मैं अपनी ऑब्लिगेशन से क्या हो चुका हूं मेरे बच्चे? फ्री। उसके बाद सुनना, वैलिड टेंडर। अब मैंने 6 बजे मंगाया था अमेजॉन पार्सल, रात को 12 बजे आ रहा है, तो क्या इसको टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस बोलोगे? नहीं। मैंने 10 ड्रेसेस मंगाई थी, 2 लेके आया है, नॉट अ वैलिड टेंडर। मैंने जो एड्रेस डाला था आप गलत एड्रेस पे गए हो, नॉट अ वैलिड टेंडर। तो वैलिड टेंडर के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। पहला तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर आपने पेड किया रखा था तो आपके घर आकर ये नहीं बोल सकते भैया कि मैडम दोबारा पे करो। इट शुड बी अनकंडीशनल। प्रॉपर टाइम प्रॉपर प्लेस, मतलब जो टाइम जो प्लेस तय हुआ है उसी में ये हो रहा है। ठीक है, रेडीनेस होनी चाहिए कि जितने गुड्स मंगाए हैं वो गुड्स हम लेकर के आए हैं। उसके बाद एग्जामिन गुड्स, गुड्स को एग्जामिन करने का कंप्लीट मौका दिया गया है। ये वैलिड टेंडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? वैलिड टेंडर। क्लियर? अब सवाल आता है, हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस? कौन डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली। यस और नो? कौन डिमांड कर सकता है? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। या फिर अगर उसने अपने राइट्स, मैंने अपने राइट्स, मान लो मैंने ऑर्डर की थी कोई चीज, तो परफॉर्मेंस मैं डिमांड कर सकती हूं। या फिर अगर मैंने अपने राइट्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए हैं तो क्या वो भी परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है? यस। पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और असाइनी, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और असाइनी। क्या यहां तक क्लियर है? यस मैम, यहां तक हमें क्लियर है। तो ये हमारा था जब हमने परफॉर्म कर दिया, जब हमने क्या कर दिया? परफॉर्म। अगला है मेरे बच्चों बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगला क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के 4 से 5 तरीके होते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने के 4 से 5 तरीके हैं। सबसे पहला है रजे नोवेशन। नोवेशन का मतलब क्या है कि आपने पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट ही नया बना लिया। बाबू भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट ही नया बना लिया। नोवेशन, एज द नेम सजेस्ट, यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तुमने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो पुराने वाला क्या खत्म माना जाएगा? यस। दूसरा है मेरे बच्चों ऑल्टरेशन, मतलब आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर लिया। तीसरा है रिसिशन। रिसिशन का मतलब क्या होता है कि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया। रिमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस। रिमिशन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस। उसके बाद है वेवर, दैट आपने अपना राइट ही छोड़ दिया। वेवर का मतलब क्या होता है? यू गिव अप योर राइट। वेवर का मतलब क्या होता है कि आपने अपना राइट ही छोड़ दिया है। ऑल्टरेशन का मतलब न्यू सेटिंग्स, राइट। और नोवेशन का मतलब क्या हो गया? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसल्ड एंड उसके बदले आपने नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, राइट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड। इस तरीके से क्या हो सकता है मेरे बच्चों? इस तरीके से आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है। कितने तरीके हैं? 5। आंच कांच पूरे 5 नदी किनारे बैठा सांप। कितने तरीके हो सकते हैं? 5। सबसे पहला है मेरे बच्चों नोवेशन, दूसरा है ऑल्टरेशन,
तीसरा है रिसिशन, चौथा है रिमिशन और उसके बाद है वेवर। मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसिशन, रिमिशन, वेवर। बोलो बोलो, नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसिशन, रिमिशन एंड वेवर। नोवेशन का मतलब क्या है कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल कर दिया और उसके बदले नए कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर हो गए, तो पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, खत्म। पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, खत्म। ऑल्टरेशन का मतलब क्या हो गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में चेंज किया है, कॉन्ट्रैक्ट वही है, बस आपने कुछ क्या किए हैं मेरे बच्चे, चेंजेस। रिसिशन का मतलब क्या हो गया कि आप दोनों ने मिलकर ही कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। रिमिशन का मतलब क्या हो गया कि आपने मेरे 50,000 रुपए देने थे, राइट। आपने मेरे कितने देने थे, 50,000 रुपए देने थे। तो मैंने आपको बोला कि यार तू मेरे 50,000 रुपए ना दे तो तू ऐसा कर, मेरे को सिर्फ 20,000 रुपए दे दे। तू ऐसा कर, मेरे को कितने पैसे दे दे, सिर्फ 20,000, मुझे 50,000 मत दे। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने आपको बोला कि तू सिर्फ मुझे 20,000 रुपए दे दे, क्या मैं बोल सकती हूं कि ये क्या है, ये है रिसिशन। ये क्या है मेरे बच्चे, सॉरी, रिमिशन। एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस, एक्सेप्टिंग लेसर परफॉर्मेंस। एंड वेवर का मतलब तू मुझे 1 रुपया ना दे, तू मुझे 1 रुपया ना दे, तो ये क्या है, वेवर। मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट से अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करना है तो उसके 5 तरीके। अगला है मेरे बच्चे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ बोलता है शिवानी, अगर सुन, अगर कोई भी पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर 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 अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन हुई है, मतलब तेरे और सामने वाली पार्टी में एक एग्रीमेंट था, तेरे से बिना ऑथराइजेशन लिए उसमें कोई मेटीरियल ऑल्टरेशन हुई है, तुम्हारा रेंट तय हुआ था कि 5,000 रेंट है, कितना तय हुआ था, 5,000 रेंट है, एग्रीमेंट बना, उसमें 5,000 के बदले 50,000 लिख दिया गया। एग्रीमेंट बना, उसमें 5,000 के बदले 50,000 लिख दिया गया, तो ये एक अनऑथराइज्ड मेटीरियल ऑल्टरेशन है, मतलब बड़ी ऑल्टरेशन है जो कि तेरे से पूछ के नहीं हुई। तो यहां पर भी हम क्या मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। और उसके बाद है मेरे बच्चे मर्जर। मर्जर का मतलब क्या होता है, जब कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसी छोटे कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, मर्जर। जब कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसी छुटको कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज होता है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, मर्जर। तो अगर कोई भी एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई, अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन हो गया या मर्जर हो गया तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। लैप्स ऑफ द टाइम, यार ये तो बहुत ही सिंपल है कि टाइम ही चला गया। बाद में है इम्पॉसिबिलिटी। देखो इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट नाउ। अब दो तरीके की इम्पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक क्या होती है मेरे बच्चों, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट खराब ही था, शुरू से ही खराब था, इम्पॉसिबल फ्रॉम डे वन। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, इम्पॉसिबल फ्रॉम डे वन, डे वन से ही वो इम्पॉसिबल है, तो वो वॉइड एब इनिशियो है। समझ लो, अब मैंने बोला मैं चांद तारे तोड़कर लेकर आऊंगा, भाई ये तो शुरू से ही इम्पॉसिबल है ना, तो ये वॉइड एब इनिशियो है। लेकिन एक होता है कि जब हमने एग्रीमेंट किया था तब ये काम करना पॉसिबल था, जब हमने ये एग्रीमेंट किया था तब ये काम करना पॉसिबल था, बट नाउ इट्स नो लॉन्गर पॉसिबल, सो वी कॉल इट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और वी कॉल इट सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब वो पहले तो वैलिड था लेकिन वो अब क्या है, वॉइड। वो पहले क्या था, वैलिड, लेकिन वो अब क्या है मेरे बच्चों, वॉइड। ठीक है, सुनना ध्यान से,
उसके बाद आता है मेरे बच्चे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, राइट, और यू कैन से सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो ये बोलता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड तब एवरीथिंग वॉज पॉसिबल, राइट। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड तब एवरीथिंग वॉज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल थी। हर चीज क्या थी मेरे बच्चे? पॉसिबल थी, राइट। बट लेटर ऑन बिकम्स इम्पॉसिबल, वो क्या बन गया मेरे बच्चों? इम्पॉसिबल। तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। फिर आता है टाइप्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के कितने टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। सबसे पहला है कि तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, जिसको लेकर के तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया मेरे बच्चे? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट मेरे बच्चों? सब्जेक्ट मैटर, कि तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद तुम्हारे सरकमस्टांस चेंज हो गए, तुम्हारे सरकमस्टांस क्या हो गए? चेंज, या फिर वो चीज इलीगल हो गई, सुपरवीनिंग इलीगैलिटी। क्या हो गई? वो चीज क्या हो गई मेरे बच्चे? इलीगल। क्लियर है? लेकिन जो इम्पॉसिबल है ना, वो फिजिकली इम्पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो गवर्नमेंट ने कुछ टेम्परेरी बैन किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज इम्पॉसिबल हो गई, ठीक है। या फिर जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो रॉ मटेरियल सस्ता था, बाद में रॉ मटेरियल महंगा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब होना चाहिए कि वो भाई सच में फिजिकली इम्पॉसिबल हो, राइट। व्हेन आई टॉक अबाउट इम्पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? वो चीज सच में फिजिकली इम्पॉसिबल है। वो चीज सच में क्या है? फिजिकली इम्पॉसिबल। तो इस तरीके से, इन पांचों तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मेरे बच्चों? डिस्चार्ज। चले, अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ब्रीच के केस में क्या होता है? ब्रीच के केस में जो एक पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी को धोखा दे करके जा रही है, यस और नो? धोखा दे करके मतलब एक पार्टी का नुकसान हो रहा है ना उसमें। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, जिस उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था, राइट। दैट इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्रीच। तो एक पार्टी उसमें क्या है? एग्राइव्ड। तो भाई एग्राइव्ड पार्टी के पास कुछ रेमेडीज भी तो होनी चाहिए, कि वो सामने वाले बंदे से डैमेजेस क्लेम कर सके, सामने वाले को बोल सके कि नहीं भाई तुझे ये करना पड़ेगा, मैंने जितना किया है मुझे एटलीस्ट उतने के तो पैसे दे, यस और नो। सामने वाले को कुछ गलत करने से रोक सके, कुछ रेमेडीज भी तो होनी चाहिए। तो इनको हम बोलते हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं रजे? रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए एक बार इसे देख लेते हैं। चलिए 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 चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा 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 ये रहा। आ जाओ। तो देयर आर 5 रेमेडीज। देयर आर व्हाट मेरे बच्चे? 5 रेमेडीज। सबसे पहला तो है रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज द फर्दर परफॉर्मेंस। मतलब अगर सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, आप भी बोल दो कि मेरे को भी जरूरत नहीं है, यहां से चले जाओ। रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज फर्दर परफॉर्मेंस, मतलब अगर सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो। उसके बाद सीयू फॉर डैमेजेस। सीयू फॉर डैमेजेस का मतलब क्या होता है? कि आप सामने वाले पर डैमेजेस के लिए केस करो। आप सामने वाले के ऊपर क्या करो? डैमेजेस के लिए केस करो। जब आप रेमेडीज की बात करते हो तो सबसे पहली रेमेडी क्या है मेरे बच्चों? रिसिंड द कॉन्ट्रैक्ट।
मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो। कॉन्ट्रैक्ट को क्या करो, तोड़ दो। कॉन्ट्रैक्ट को चलाने की जरूरत नहीं है, आप भी खत्म कर दो। दूसरा है डैमेजेस। डैमेजेस मतलब मॉनेटरी कंपनसिएशन। अगर आपको सामने वाले की वजह से लॉस हुआ है तो आप क्या क्लेम करो, डैमेजेस। क्या क्लेम करो, डैमेजेस। अब डैमेजेस के टाइप देखो, एक होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से होते हैं, जो पहले से तय होते हैं, राइट। फिक्स्ड, जो पहले से क्या होते हैं, फिक्स्ड। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस समय फिक्स्ड होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब दीज आर नॉट फिक्स्ड। देखा जाता है कि आपको कितने का डैमेज हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग कोर्ट आपको डैमेज ग्रांट करती है। दैट इज व्हाट, दीज आर नॉट फिक्स्ड। एक होता है नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज का मतलब होता है थोड़ा सा डैमेज, राइट। थोड़े से डैमेजेस। नॉमिनल डैमेज का मतलब क्या होता है राजे, थोड़ा सा डैमेज, ठीक है। मतलब कुछ पैसों का डैमेज, थोड़े पैसों का डैमेज। उसके बाद तीसरा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब, सुनना ध्यान से, मेरी शादी में मैंने करण औजला को बुलाया था और मैंने पूरे इंतजाम करवाए थे, पूरा माहौल सेट था। अब करण औजला नहीं आया, या तो मैं डैमेजेस क्लेम करूं, लेकिन मुझे ये है कि यार मुझे मेरी शादी में, मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए, पैसे गए भाड़ में, मुझे करण औजला चाहिए मेरी शादी में परफॉर्म करे। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि आई डोंट वांट एनी डैमेज, आई जस्ट वांट यू टू परफॉर्म जो आपने मुझे प्रॉमिस किया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो आपने परफॉर्म किया था आप वो मुझे बताओ, दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब अगर सामने वाला, आपको लगता है कोई गलत काम करने वाला है तो उसे रोक लेना। उसे क्या कर लेना मेरे बच्चों, उसे रोक लेना। इसको हम क्या बोलते हैं, इंजंक्शन। अगर आपको लग रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है वो कुछ गलत करने वाला है तो आपने उसको पहले ही रोक लिया, दिस इज इंजंक्शन। एंड लास्ट में है क्वांटम मैरियट। क्वांटम मैरियट मतलब एज मच एज अर्नड। क्वांटम मैरियट का मतलब क्या हो गया, एज मच एज अर्नड। कि भाई साहब तुमने जितना कमाया है, क्वांटम मैरियट, तुमने क्या किया है, जितना कमाया है। अब मैं आपकी शादी में गाना गाने आई, आपने मुझे बोला था कि आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे 10 गाने का। मैंने एक गाना गाया, उसके बाद तुम्हारे कानों से खून की नदियां बहने लगी। तुम बोल रहे हो कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं करना। भाई मैंने एक गाना गाया तो एटलीस्ट मेरे को एक के तो पैसे दे दो। क्वांटम मैरियट मतलब आपने जितना काम किया है आप सामने वाले से उतने के पैसे ले सकते हो, यस और नो। यहां तक क्लियर है। तो यहां तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट खत्म होता है, जहां हमने देखा एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। उसके बाद ऑफर के बारे में बात करी, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, देन उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स दैट आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब जो दूसरा आता है दैट इज इंडेमनिटी गारंटी एजेंसीज। यहां से ना, क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू है तो यहां पर आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनका नॉर्मल एक तरीके से ओवरव्यू भी ले लोगे तो भी बढ़िया तरीके से आपका इजीली काम चल जाएगा। आपको इसमें किसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यह याद रखना, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से ये सारी चीजें मैं आपको करवाने वाली हूं। सबसे पहले बात आती है इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है रजे, कि किसी के लॉस की भरपाई करना, ठीक है। किसी के लॉस की भरपाई करना उसे बोलते हैं इंडेमनिटी। और गारंटी तो शायद आपने डे टू डे लैंग्वेज में भी सुना होगा। गारंटी मतलब कि यार मैं गारंटी देता हूं ये करेगा, इसने नहीं करा तो मैं ऐसा कर दूंगा, दैट इज गारंटी। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, अब इसमें हम दो पार्टीज लेते हैं, राइट। पार्टी ए और पार्टी बी। कितनी पार्टीज लेते हैं, दो पार्टीज। पार्टी ए और पार्टी बी, ठीक है। पार्टी ए पार्टी बी को बोलती है कि अगर तुझे कोई भी लॉस हुआ तो आई विल बी द वन हु विल इंडेमनिफाई इट, मतलब मैं तुझे तेरा लॉस कंपनसिएट करूंगी।
तो जो पार्टी ए है जो ये बोलती है कि मैं इंडेमनीफाई करूंगी, हम उसे बोलते हैं इंडेमनीफायर। हम उसे क्या बोलते हैं? इंडेमनीफायर। और जो पार्टी बी है जिसको कंपनसिएट किया जाता है उसे बोलते हैं इंडेमनीफाइड। उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इंडेमनीफाइड। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस कंपनी। जब आप कोई भी क्लेम लेते हो, जब आप क्या करते हो मेरे बच्चे? कोई भी क्लेम लेते हो तो क्या, सिंपल सी बात है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनीफाई करती है? यस और नो? द आंसर इज यस। इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या करती है? इंडेमनीफाई। क्या करती है रजे? इंडेमनीफाई। सो दैट इज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं। इंडेमनिटी में मेरे बच्चों दो पार्टीज होती हैं। जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को गारंटी दे रही है, सॉरी दूसरी पार्टी को ये बोल रही है कि अगर तेरा कोई लॉस होता है तो आई विल बी द वन हु विल कंपनसेट इट। ठीक है, दो पार्टीज, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। बट गारंटी में क्या होता है रजे? गारंटी में ना हमारे पास तीन पार्टीज होती हैं। गारंटी में क्या होता है रजे? गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है श्योरिटी। ठीक है, एक कौन होता है? श्योरिटी। एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर और एक होता है श्योरिटी। ठीक है जी। क्रेडिटर ने डेटर को लोन दिया। अब ये जो श्योरिटी है ना, ये क्रेडिटर को गारंटी देता है क्या? इफ डेटर will not pay then I will pay। अगर डेटर नहीं देगा पैसे तो पैसे मैं दूंगा। अगर डेटर नहीं देगा पैसे तो पैसे मैं दूंगा। ये क्या बोलता है कि अगर डेटर नहीं देगा पैसे तो पैसे मैं दूंगा। मतलब श्योरिटी जो है, सुनना, श्योरिटी जो है वो क्या बोल रहा है क्रेडिटर को? इफ डेटर विल नॉट पे देन आई विल पे। तो मतलब यहां पर वो गारंटी ले रहा है। तो इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं, गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं। ठीक है। इंडेमनिटी में क्या होता है मेरे बच्चों? इंडेमनिटी में पता नहीं है कि सामने वाले इंसान को लॉस होगा या नहीं। अगर हुआ तो वो पैसे देगा। बट गारंटी में एग्जिस्टिंग डेट होता है। गारंटी में क्या है? एग्जिस्टिंग डेट। मतलब श्योरिटी तभी तो एग्रीमेंट में आ रहा है ना जब एग्जिस्टिंग डेट है। यस और नो? गारंटी मेरे बच्चों दो तरीके की होती है। एक होता है पर्टिकुलर गारंटी और यू कैन कॉल इट स्पेसिफिक गारंटी, और एक होता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। एक होता है स्पेसिफिक गारंटी मेरे बच्चों और एक होता है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। अच्छा, स्पेसिफिक गारंटी का क्या मतलब होता है कि भाई आपने एक ही बार गारंटी ली है, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी ली है, दैट इज स्पेसिफिक गारंटी। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी का क्या मीनिंग होता है मेरे बच्चों? कि आपकी गारंटी कॉन्टिन्यूइंग है, आपको नहीं पता कि गारंटी कब खत्म होगी। गारंटी क्या है मेरे बच्चे? कॉन्टिन्यूइंग। गारंटी क्या है? कॉन्टिन्यूइंग। राइट, क्लियर है? देखो, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर ये आपको ना अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो सीएस एग्जीक्यूटिव में हमें सब पढ़ना होता है। बट क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू है तो वो यहां से आने की प्रोबेबिलिटी नहीं रखता है। राइट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से जो मोटा मोटा बेसिक है रजे, वहां से सवाल हमारा आ सकता है, तो हमें उसको प्रिपेयर करना है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये मैंने आपको बताया, डेटर होता है, क्रेडिटर होता है एंड कौन होता है मेरे बच्चों? श्योरिटी। एक बार डिस्टिंक्शन के पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। अरे भगवान, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। आइए, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर ओनली टू पार्टीज, राइट? इंडेमनीफाइड एंड इंडेमनीफाइड। बट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी
देयर आर थ्री पार्टीज, श्योरिटी, डेटर एंड क्रेडिटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो लाइबिलिटी होती है इंडेमनीफायर की वो प्राइमरी होती है। मतलब अगर इंडेमनीफाइड को कोई भी लॉस होता है तो इंडेमनीफायर पे बात आएगी। किस पे बात आएगी? इंडेमनीफायर पे बात आएगी। लेकिन बच्चे जब हम बात करते हैं गारंटी की, तो अगर डेटर ने पैसे ना दिए तो श्योरिटी पैसे देगा। अगर डेटर ने पैसे दे दिए तो श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है रजे? सेकेंडरी। उसके बाद गारंटी के केस में एग्जिस्टिंग डेट होता है, लेकिन इंडेमनिटी के केस में पॉसिबिलिटी होती है कि लॉस हो भी सकता है या नहीं हो सकता। देखो दो तरीके की गारंटी होती है, एक तो कौन सी? स्पेसिफिक, और दूसरा कॉन्टिन्यूइंग, राइट। उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से कब डिस्चार्ज हो सकता है? पहला तो श्योरिटी पीछे हट जाए। मान लो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है और श्योरिटी पीछे हट गया। 1 साल की गारंटी ली थी, श्योरिटी ने 6 महीने बाद ही बोला कि भाई मेरे को नहीं जाना इन सब में, मेरे को नहीं करना, तो दैट इज डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। दैट इज व्हाट? डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। मतलब श्योरिटी ने रेवोकेशन का क्या दे दिया? नोटिस। श्योरिटी अगर रेवोकेशन का नोटिस दे दे तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपने काम से। उसके बाद बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी ही भाई निबट गया, श्योरिटी ही निबट गया, तो उसमें तो कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता, यस और नो। उसके बाद वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द डेटर विदाउट कंसेंट ऑफ श्योरिटी। याद है, ये तो मैंने आपको ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी लिखवाया था। अनऑथराइज्ड अल्टरेशन, डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बिना श्योरिटी की परमिशन के, बिना श्योरिटी को बताए वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तो भाई श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज है। अगर मान लो जो क्रेडिटर है उसने डेटर को ही रिलीज कर दिया, उसने बोला डेटर जा, मेरे को तेरे से पैसे चाहिए ही नहीं, वेवर, तो भी श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? खत्म, मतलब वो हो जाएगा, राइट। अगला कंसेप्ट आता है बेलमेंट का। बेलमेंट का मतलब क्या होता है रजे? जब आपने अपने गुड्स कुछ समय के लिए किसी और को दिए हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? बेलमेंट। हम उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बेलमेंट, ठीक है। जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो ये सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको आपके गुड्स क्या कर दे? वापस। आपको आपके गुड्स क्या कर दे? वापस। आइए एक बार बेलमेंट देखते हैं। बेलमेंट इज अ ट्रांजैक्शन जहां पर एक इंसान गुड्स डिलीवर करता है दूसरे पर्सन को फॉर सम पर्पस, अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट? वो गुड्स क्या हो जाते हैं? रिटर्न। जो पर्सन गुड्स को डिलीवर करता है उसे बोला जाता है बेलर, और जिस इंसान को गुड्स डिलीवर्ड किए जाते हैं उसे बोला जाता है बेली। जैसे आज का परफेक्ट एग्जाम्पल है, आपने कभी ड्रेसेस बनवाई होंगी या आपकी मम्मा ने कभी सूट स्टिच करवाए होंगे टेलर के पास जाकर। तो आप टेलर के पास कपड़ा लेकर जाते हो और उसे क्या बोलते हो कि भाई सूट सिल दे। तो आपने गुड्स दिए तो आप बेलर, सामने वाला बेली। जब सूट सिल जाएगा तो वो आपको पैसे लेकर के वापस दे देगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज बेलमेंट। आपका लैपटॉप खराब होता है, आपका फोन खराब होता है, आप मैकेनिक्स को, आपकी गाड़ी खराब होती है, आप मैकेनिक को दे के आते हो, वो ठीक करके आपको वापस दे देता है। सो एक टेम्परेरी आपने सामने वाले को चीज, उस पर कुछ काम करने के लिए क्या दिए हैं? गुड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? बेलमेंट। अब दो तरीके की बेलमेंट होती है, एक होता है ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट और एक होती है नॉन ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट। ग्रेटिट्यूड्स मतलब फॉर फ्री। अब मैं यार कहीं जा रही हूं, मेरे पास एक छोटा सा पिगी है, मैं वो पिगी आपके घर में रख गई, मैंने कहा यार प्लीज इसको संभाल लेना, आपने बोला ठीक है मैम हम संभाल लेंगे। दैट इज ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट, जो होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेलर। and non-gratuitous bailment, or I can call it bailment for reward. I can call it what? bailment for reward. ये कब होती है मेरे बच्चों? जब आपको बेलमेंट के बदले पैसा मिलता है। जब आप कोई काम करते हो और आपको उसके बदले क्या मिलता है? पैसा। सो यू कॉल इट बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। आप क्या बोलते हो रजय? बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड, राइट। देखो
तो बेलमेंट क्या है? इट्स अ वॉलेंटरी डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ टेम्परेरी पर्पस, राइट? द पर्पस इज टेम्परेरी। ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जब गुड्स पे काम हो जाएगा तो सामने वाले को हम गुड्स क्या कर दे देंगे? वापस। ग्रेटिट्यूड्स बेलमेंट मैंने बताया। बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड। ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली की ड्यूटीज क्या है? मतलब जिसको आपने गुड्स डिलीवर करे उसकी ड्यूटीज क्या है? उन गुड्स का ध्यान रखना। सिंपल सी बात, उसकी ड्यूटी क्या है मेरे बच्चे? उन गुड्स का ध्यान रखना। बेली मस्ट टेक केयर ऑफ द गुड्स, कि जैसे वो गुड्स उसके ही हैं, अनऑथोराइज्ड यूज ना करे, अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करे, उन गुड्स की जो है वो देख रेख करे, यस और नो, उनको बेच करके कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना कमाए, और समय आने पर उसे क्या कर दे? रिटर्न कर दे। और अगर बीच में उसे बेचना पड़ गया, बहुत मजबूरी थी, उसे बेचना पड़ गया, तो जो भी पैसा आया, जो भी प्रॉफिट आया, वो बेलर को एज इट इज वापस कर दे, राइट? उसके बाद है बेली लीन। लीन का मतलब होता है जब्त करना। देखो सिंपल सी बात, अगर आपकी मम्मा ने सूट सिलवाया टेलर से, अब टेलर के पास सूट लेने गई तो ऑब्वियसली टेलर पैसे मांगेगा। अगर आंटी ने पैसे नहीं दिए तो क्या बेलर सूट देगा? नहीं। वो क्या करे? बेली क्या करेगा? सूट को जब्त कर लेगा। दैट इज पर्टिकुलर लीन। क्या वो कुछ और जब्त कर सकता है? नहीं, वो सिर्फ सूट जब्त कर सकता है। तो पर्टिकुलर लीन का मतलब क्या है? कि जिस चीज पे आपने काम किया है सिर्फ उसी पर आपका हक है। अगर कोई सी ने आपसे गाड़ी ठीक करवाई और उसने आपको उस ठीक करवाई के पैसे नहीं दिए, तो आप सिर्फ गाड़ी जब्त कर सकते हो और उसका कोई सामान जब्त नहीं कर सकते। दैट इज पर्टिकुलर लीन। इसे क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर लीन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इसे? पर्टिकुलर लीन। एक होता है जर्नल लीन। अगर यूजुअली मेरे से किसी ने पैसे उधार लिए हैं और उसने मुझे वापस नहीं किए, तो मैं उसकी कोई भी एसेट जब्त कर लेती हूं। मैं उसकी कोई भी एसेट जब्त कर सकती हूं। इसे क्या बोलते हैं? जर्नल लीन। इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? जर्नल लीन। पर्टिकुलर लीन का क्या मतलब होता है? कि जिस प्रोडक्ट पर काम किया है आप सिर्फ उसी को जब्त कर सकते हो। आप सिर्फ उसी को जब्त कर सकते हो। दैट इज पर्टिकुलर लीन। जर्नल लीन मतलब कि आपके पास राइट है टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी, राइट? अच्छा, बेलर की ड्यूटी क्या है? कि वो अगर जो गुड्स दे रहा है उसमें कोई फॉल्ट है तो वो डिस्क्लोज करे। अगर बेली ने उन गुड्स पर कोई खर्चा किया है तो बेलर उसको पैसे दे, और अगर कुछ भी हुआ है बेली के पार्ट पे खर्चा तो उसे इंडेमनीफाई करे। ठीक है? बेलमेंट कब टर्मिनेट हो जाएगी मेरे बच्चे? जब टाइम एक्सपायर हो गया, गुड्स वापस कर दिए, यस और नो, तो बेलमेंट क्या हो जाएगी? टर्मिनेट। इसके बाद है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। देखो एक कंसेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, राइट? इट इज नॉट क्रिएटेड, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय वे ऑफ एग्रीमेंट। नॉट क्रिएटेड बाय वे ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है? कोई एग्रीमेंट से हमने इसे क्रिएट नहीं किया। कोई भी एग्रीमेंट से हमने इसे क्रिएट नहीं किया। इतनी बात क्लियर है? हमने इसे किसे क्रिएट किया है? बाय लॉ ने हम पर एक मोरल ड्यूटी लगाई है। लॉ ने हम पर क्या लगाई है मेरे बच्चों? एक मोरल ड्यूटी लगाई है। इसका क्या मतलब है? कि अगर मुझे किसी का सामान मिल रहा है तो इट इज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जाऊं और देखूं, अगर वो इंसान मुझे मिल रहा है तो उसको वो सामान वापस करूं, और अगर उसने उस सामान पर कुछ रिवॉर्ड रखा है तो वो रिवॉर्ड मेरे को मिलना चाहिए। और अगर मान लो उसने कोई रिवॉर्ड नहीं रखा लेकिन मेरा कोई खर्चा हुआ है तो वो मुझे वापस दे, तो वो मुझे उतने पैसे वापस दे, राइट? दैट इज ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। और ये आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी एग्रीमेंट, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट कोई भी फालतू का एग्रीमेंट था ही नहीं। क्रिएटेड आउट ऑफ अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटेड आउट ऑफ इक्विटी, राइट? ये एक तरीके की क्या है मेरे बच्चों? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज एग्जैक्टली दैट ऑफ अ बेली।
the rights of finder are that he can sue the owner for reward that might have been offered and may retain the goods until he receives the award. But where the owner has offered no reward, उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो जब्त कर सकता है गुड्स को, और तब तक जब्त करके रखेगा जब तक उसे क्या नहीं मिल जाती, कंपनसिएशन। क्या नहीं मिल जाती, कंपनसिएशन। अच्छा, क्या मैम अगर मान लो उसको ऑनर मिला नहीं तो क्या वो सेल कर सकता है प्रॉपर्टी को? द आंसर इज यस, वो सेल कर सकता है। उसके बाद अगले तरीके की बेलमेंट आती है प्लेज। प्लेज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बेलमेंट। आपने सुना होगा प्लेजर और प्लेजी होते हैं इसमें। जब आप सामने वाले से लोन लेते हो और एज अ सिक्योरिटी जब आप उसे कोई चीज गिरवी रखते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेज। प्लेज भी एक तरीके की क्या है मेरे बच्चों, बेलमेंट। प्लेज को क्या बोलते हैं, पॉन। प्लेज और पॉन इज द कॉन्ट्रैक्ट whereby an article is deposit with the lender of the money as a security। जो डिपॉजिट करता है उसे क्या बोलते हैं, पाउनर, और जिसके पास डिपॉजिट किया गया है उसे क्या बोलते हैं, पाउनी। Since the pledge is a branch of bailment, the pawnee is bound to take the reasonable care of the goods। ठीक है। उसके बाद ये आपको करने की, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है रजे एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या होता है कि आपने एजेंट को अपॉइंट किया है जो कि प्रिंसिपल को क्या करता है, बाउंड। जो कि प्रिंसिपल को क्या करता है, बाउंड। तो हम एजेंट की बात करते हैं। अब देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ एजेंट, राइट। बट अगर मैं आपको एक बात बताऊं, प्रिंसिपल और एजेंट में, ए भगवान इतना आइए, जस्ट गिव मी अ मिनट। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल और व्हेन वी टॉक अबाउट एजेंट, राइट, एजेंट ऐसे एक्ट्स करता है जिससे प्रिंसिपल क्या हो जाता है, बाइंड। एजेंट क्या करता है, ऐसे एक्ट्स विच आर बाइंडिंग ऑन प्रिंसिपल, विच आर बाइंडिंग ऑन प्रिंसिपल। एजेंट कभी भी अनटिल अनलेस कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो, या वो खुद से ना बोले कि मेरे को पर्सनली लाइबल होना है, या फिर प्रिंसिपल माइनर ना हो, प्रिंसिपल एब्रॉड ना रहता हो, एजेंट ने अपने नाम पे किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में साइन ना किया हो, ऑलमोस्ट मतलब इन एक्सेप्शंस को छोड़ करके जो हमारा एजेंट है मेरे बच्चे, ये कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं बनता है। ये कभी भी क्या नहीं होता मेरे बच्चों, ये कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं बनता है। सिंपल सी बात। यस मैम, यहां तक हम ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब एजेंट के ना न्यूमरस टाइप्स हैं। क्या है यहां पर, टाइप्स ऑफ एजेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजेंट। सबसे पहला पढ़ोगे फैक्टर। मैम फैक्टर का मतलब क्या है, सिंपल से एक बात करते हैं। ये एक शॉपकीपर है, ठीक है, ये क्या है, एक शॉपकीपर, और ये बेचता है टी शर्ट्स। ठीक है, ये क्या बेचता है मेरे बच्चों, टी शर्ट्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हमारा ये बिलौटा है, तो मिस्टर ए ने, सुनना मतलब जो जिसकी शॉप है मिस्टर ए ने बिलौटे को बोला कि बिलौटे तू ऐसा कर, तू 600 टी शर्ट्स ले जा और मेरे बिहाफ पर इनको जाकर के बेच। तू कितनी टी शर्ट ले जा, तू 600 टी शर्ट ले जा और तू मेरे बिहाफ पे इसको जाकर के बेच। अच्छा, क्या बिलौटा जो है वो एजेंट है, यस। क्या बिलौटे के पास गुड्स की पोजेशन भी है, यस। तो ऐसे एजेंट को जिसके पास गुड्स की पोजेशन होती है, ऐसे एजेंट को जिसके पास क्या होता है मेरे बच्चों, गुड्स की पोजेशन, जिसके पास क्या होता है, गुड्स की पोजीशन, ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ब्रोकर। अच्छा, ब्रोकर जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है,
जो बायर और सेलर को मिलवाता है। यस और नो? ब्रोकर कौन होता है? जो बायर और सेलर को मिलवा रहा है, जिसके पास प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं है। जिसके पास क्या नहीं है मेरे बच्चों? प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं है, बट वो सिंपल बायर सेलर को मिलवा रहा है और अपनी कमीशन लेगा, उसे क्या बोलते हैं? ब्रोकर। तीसरा, बैंकर। अच्छा, बैंकर भी तो हमारा एजेंट ही है। जैसे ही हम डायरेक्शंस देते हैं, क्या बैंकर वैसा काम करता है? यस और नो? जैसे ही हम डायरेक्शंस देते हैं, क्या बैंकर वैसा ही काम करता है? द आंसर इज यस। सो बैंकर इज ऑल्सो एजेंट। उसके बाद आप आगे पार्टनरशिप में पढ़ोगे। पार्टनर्स आर ऑल्सो एजेंट। जो पार्टनर्स होते हैं आर बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। मतलब अगर एक पार्टनर ने कुछ भी गलत किया तो बाकी सारी पार्टनर्स उसके लिए क्या होते हैं मेरे बच्चों? लाइबल। उसके लिए क्या होते हैं? लाइबल। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्शनर्स। अच्छा, ऑक्शनर्स कौन से होते हैं? जो आपके बिहाफ पे आपका सामान बिकवाते हैं। तुमने देखा होगा बोली लगानी, नीलामी होनी किसी चीज की। एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, मुझे ये बॉटल बेचनी है, मुझे ये क्या करना है? बॉटल बेचनी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया? मैं सेलर हूं, ठीक है। तो मैंने एक एजेंट को पकड़ा जिसको हम बोलेंगे ऑक्शनर। अब उसका काम है इस बॉटल के लिए बिड लगवाना। उसका काम क्या है? इस बॉटल के लिए बिड लगवाना। और जिसने सबसे हाईएस्ट बिड लगाई, ये बॉटल उसकी हो जाएगी। जिसने क्या किया मेरे बच्चों? सबसे हाईएस्ट बिड लगाई, ये बॉटल उसकी हो जाएगी। सो दैट इज ऑक्शनर। उसके बाद आता है डेल क्रेड एजेंट। क्या आता है? डेल क्रेड एजेंट। मैम, डेल क्रेड का मतलब क्या होता है? जो एक्स्ट्रा कमीशन के लिए गारंटी देते हैं। जो एक्स्ट्रा कमीशन के लिए क्या देते हैं? गारंटी। उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेल क्रेड एजेंट। क्या बोलते हैं? डेल क्रेड एजेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब ये हमारा सेलर है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा सेलर है। सेलर का नाम है मिस्टर ए। सेलर का क्या नाम है? मिस्टर ए, ठीक है। अब ये हमारा बायर है और बायर का नाम है मिस्टर बी। अब मिस्टर बी जो है ना, वो क्रेडिट पे गुड्स लेना चाहता है, और ए जो है ना, उसको मिस्टर बी पे भरोसा नहीं है कि वो उसके पैसे सही सलामत वापस कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो पिक्चर में आता है मिस्टर सी। पिक्चर में कौन आता है? मिस्टर सी। मिस्टर सी मिस्टर ए को गारंटी देता है कि अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो पैसे मैं दूंगा, और इसके बदले उसको क्या मिलती है? कमीशन तो मिलेगी, बट उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलती है। क्या मिलती है मेरे बच्चों? एक्स्ट्रा कमीशन। अच्छा, वाई एक्स्ट्रा कमीशन बताइए? क्योंकि यहां पर वो क्या ले रहा है? गारंटी। यहां पर वो क्या ले रहा है? गारंटी। तो ये सारे टाइप्स हैं एजेंट के। वैसे यूजुअली इतना एमसीक्यूज यहां से नहीं बनते, बट यस आपके एग्जाम्स में अगर बन जाए तो यही आएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने मॉड्यूल पे। ICSI एकेडमिक पोर्टल। चलो चलो जी, चलो चलो, चलो चलो जी, चलो चलो। न्यू सिलेबस नहीं, CSEET। सॉरी गाइस, तुम्हारा तो CSEET है। उसके बाद स्टडी मटेरियल, ठीक है जी। उसके बाद बिजनेस लॉज। एक बार इसके MCQs करने की कोशिश करना, ठीक है। ये हम कर चुके थे, राइट? आ जाइए। अभी क्या है, बिकॉज आपका MCQ है तो आपको इन बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे बच्चों, देखिए, एजेंसी भी दो तरीके की होती है। एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब बाय रिटन, और ओरल मींस मतलब शब्दों में बयान है। मैंने आपको अपना एजेंट स्पेसिफिकली बनाया है। मैंने क्या किया है? अपना एजेंट स्पेसिफिकली आपको बनाया है। सो दैट इज व्हाट? दैट इज एक्सप्रेस एजेंसी। दैट इज व्हाट? एक्सप्रेस एजेंसी। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? कि भाई साहब, हमें आप
मेरा एजेंट एक्ट करने लग गए, मैंने आपको एजेंट बनाया नहीं है, बट यू आर एक्टिंग लाइक माई एजेंट। एक्सप्रेस एजेंसी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में बी मेड ओरली और इन राइटिंग। ठीक है जी। implied जैसे एजेंसी बाय एस्टोपल, यू आर एक्टिंग एज माई एजेंट, यू आर नॉट माई एजेंट बट यू आर एक्टिंग एज वन, राइट। सो एजेंसी बाय एस्टोपल, एस्टोपल का मतलब होता है मेरे बच्चों कि आपने अपने आप को रोक लिया, आपने कोई ऐसा एक्ट किया कि आपने अपने आप को रोक लिया। हम इसे पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, दैट इज एस्टोपल, पार्टनरशिप बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, दैट यू आर शोइंग योरसेल्फ दैट यू आर माई एजेंट बट यू आर नॉट। तो अब आप मुकर नहीं सकते, अब आप मेरे एजेंट सच में बन गए हो, यस और नो। वाइफ एज एजेंट, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, जैसे ए सेंट अ horse by railway and on its arrival at the destination there was no one to receive it. The railway company being bound to take reasonable steps to take the horse alive was an agent of necessities of it. मतलब आप मेरे एजेंट हो नहीं, पर उस समय क्या है मेरे बच्चे, नेसेसिटी है। उस समय उस चीज की क्या है, नेसेसिटी है कि मेरे को आपके बिहाफ पर कुछ करना पड़ेगा। सो दैट इज एजेंसी ऑफ नेसेसिटी। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ठीक है। और क्लासेस ऑफ एजेंट, स्पेशल और जर्नल, स्पेशल फॉर पर्टिकुलर पर्पस और जर्नल एजेंट जो आपने अपॉइंट किया है, जो यूजुअली आपके सारे काम करेगा। ठीक है। सब एजेंट कौन हो गया, एजेंट का एजेंट, दैट इज योर सब एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जिसके थ्रू आप बिजनेस करते हो। मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल मतलब होता है ट्रेड, तो मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा एजेंट जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो मेरे बच्चों, बिजनेस, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, बिजनेस। तो फैक्टर, ब्रोकर, डेल क्रेडे, ऑक्शनर, पार्टनर्स एंड बैंकर्स। ओके, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एजेंट, कि भाई सारी बातें आप प्रिंसिपल को बताए, प्रिंसिपल से कुछ भी छुपाए ना, कोई भी अगर उसे इंफॉर्मेशन मिलती है तो जल्दी से जल्दी डिस्क्लोज करे, यस और नो। प्रिंसिपल की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर ना दे जाए, अपने सीक्रेट प्रॉफिट ना कमाए। तो ये मैं बोल सकती हूँ बड़ी ज्यादा कॉमन ड्यूटीज है, बड़ी ज्यादा क्या है मेरे बच्चों, कॉमन ड्यूटीज। आइए, एंड एजेंट ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज प्रिंसिपल आर एज फॉलोज। Agent must act within the scope of his authority. In the absence of express instructions, follow the customs. Must do the work with reasonable skill. Disclose promptly any material information. Must disclose confidential information. Not allow his interest to conflict with his duties. Must keep the true accounts, right? आइए, उसके बाद क्या यूजुअली एजेंट लाइबल होता है, द आंसर इज नो। एजेंट यूजुअली लाइबल नहीं होता, बट कहां कहां एजेंट पर्सनली लाइबल हो जाता है, देखो, जब वो खुद एग्री करता है थर्ड पार्टी को कि हाँ मैं पर्सनली लाइबल हूं। देखो, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द एजेंट, एजेंट इज पर्सनली लाइबल इन द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस में एजेंट क्या है, पर्सनली लाइबल। कौन कौन से केसेस है, वेयर द एजेंट हैज अग्रीड टू बी पर्सनली लाइबल टू द थर्ड पार्टी, मतलब जब एजेंट ने ही एग्री किया है कि वो थर्ड पार्टी को पर्सनली लाइबल होगा, ठीक है। वेयर एन एजेंट एक्ट्स फॉर द प्रिंसिपल रिजाइडिंग अब्रॉड, एजेंट का जो प्रिंसिपल है वो अब्रॉड में रहता है, तो अब एजेंट पर्सनल लाइबल है। एजेंट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन करता है अपने खुद के नाम पे, तो एजेंट इज पर्सनली लाइबल। एजेंट एक्ट्स फॉर अ प्रिंसिपल हु कैन नॉट बी स्यूड, मतलब माइनर है प्रिंसिपल, तो एजेंट पर्सनली लाइबल। जहां एजेंट की अथॉरिटीज कपल्ड विद इंटरेस्ट है, वहां पर मतलब उस एजेंसी में एजेंट का भी इंटरेस्ट है। अथॉरिटी कपल्ड विद इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, हो सकता है कि मैंने ना मिस्टर ए से 50,000 रुपए उधार लिए हूं, और अब मेरे पास मिस्टर ए को देने के लिए वो पैसे नहीं है, तो मिस्टर ए ने बोला कि तुम मेरा एजेंट बन जा, और सॉरी, मैंने मिस्टर ए को बोला कि आप मेरे एजेंट बन जाओ और आप मेरे गुड्स बेचो, गुड्स बेच के आप पहले अपना पैसा रिकवर कर लेना, मेरे को बाद में देना, अभी मेरे पास कैश में वो पैसा नहीं पड़ा, तो आप मेरे क्या बन जाओ, एजेंट। आप मेरे क्या बन जाओ, एजेंट। आप मेरे एजेंट बनके
पैसा रिकवर कर लेना और बाद में जो बचेगा मुझे देना। तो यहां पर क्या है, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। यहां पर क्या है मेरे बच्चों, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। तो यहां पर देखो व्हेन, जहां पर लिखा हुआ है व्हेन अथॉरिटी इज कपल्ड विद इंटरेस्ट, तो एजेंट भी क्या होता है, पर्सनली लायबल। और अगर एजेंट ने कुछ टॉर्ट्स कमिट किए हैं, एजेंट ने कुछ क्या कमिट्स किए हैं, टॉर्ट, तो उस केस में भी हम एजेंट को पर्सनली लायबल मानते हैं। उस केस में भी हम क्या करते हैं बच्चों, एजेंट को पर्सनली लायबल मानते हैं। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, देखो अथॉरिटी कपल्ड विद इंटरेस्ट, ये याद रखना कि इंटरेस्ट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ठीक है, एंड शुड नॉट हैव अराइजन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ एजेंसी। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, कि इंटरेस्ट जो है वो एजेंसी बनने से पहले एग्जिस्ट करा होना चाहिए। मैंने आपसे पैसे ले रखे थे पहले ही, उसके बाद मैं आपको अपना एजेंट बना रही हूं। सो दैट, ब्लैक कॉफी बोली थी, so that is authority coupled with interest. So that is what authority coupled with interest, कि जो इंटरेस्ट है वो पहले से ही हो, वो बाद में नहीं आया हो। देखो, the interest of the agent should exist at the time of creation of agency and should not have arisen after the creation of agency. Authority given to the agent must be intended for the protection of the interest of the agent. आपने एजेंट को एजेंट बनाया उसके इंटरेस्ट के लिए, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप ये चाहते हो कि भाई वो अपना पैसा रिकवर कर ले, राइट? द इंटरेस्ट मस्ट बी सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब अच्छा खासा इंटरेस्ट उसका होना चाहिए, राइट? और ये जो इंटरेस्ट है ये उसकी रेम्युनरेशन के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है तो यहां से निकाल ले, मैं तुझे रेम्युनरेशन नहीं दूंगा, नहीं, रेम्युनरेशन तो आप उसको दे रहे हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का एक सवाल रहता है कि मैम हमें सेक्शंस याद करने हैं या नहीं। देखो मेरे बच्चों, आपको सारे सेक्शंस याद नहीं करने, आप सिर्फ और सिर्फ अभी कंसेप्ट समझकर कि जितने ज्यादा एमसीक्यू हो सकते हैं उतने ज्यादा एमसीक्यू करो। सेक्शंस की लिस्ट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू बाय द एंड ऑफ लाइक 1 अक्टूबर से आपके पेपर शुरू है, तो सितंबर 20 तक हम कोशिश करेंगे सेक्शंस की लिस्ट प्रोवाइड करने का। क्यों? क्योंकि वो आप लास्ट में ही याद करोगे तो ही सही है, अदरवाइज आप बड़े ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगी कौन सा सेक्शन करना है, कौन सा सेक्शन छोड़ना है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू वाले सेक्शंस पे फोकस करो, और जहां एमसीक्यू में आपसे सेक्शंस पूछ लेते हैं, राइट, आप उसको एक बार के लिए ड्रॉप कर दो, एक बार के लिए रख दो, ठीक है जी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी टर्मिनेट कब मानी जाएगी मेरे बच्चे? देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, राइट, दोनों पार्टीज ने, प्रिंसिपल और एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया परफॉर्म, ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल और एजेंट ने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया, ठीक है जी। जो टाइम फिक्स था वो टाइम खत्म हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से किसी की डेथ हो गई, प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से कोई पागल हो गया, प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से कोई क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। एजेंसी के लिए जो सब्जेक्ट मैटर था वो सब्जेक्ट मैटर ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। अब उसके बाद जो एजेंट है, एजेंट ने रेनाउंस कर दिया कि भाई अब मैं एजेंट नहीं रहूंगा, अपना राइट छोड़ दिया। प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर ली कि भाई अब तू मेरा एजेंट नहीं है, ठीक है, सुनना। लेकिन व्हेन एजेंसी इज इररिवोकेबल, ये याद रखना, व्हेन द एजेंसी इज वन कपल्ड विद इंटरेस्ट, थैंक यू सो मच सर। जब एजेंसी इज व्हाट, कपल्ड विद इंटरेस्ट है, मतलब उसमें एजेंट का भी इंटरेस्ट है, उसमें क्या है, एजेंट का भी इंटरेस्ट है, तो एजेंसी क्या बन जाती है, इररिवोकेबल। एजेंसी क्या बन जाती है मेरे बच्चों, इररिवोकेबल, राइट। जब एजेंट पर्सनल लायबल हो जाता है तब भी एजेंसी इररिवोकेबल हो जाती है, और उसके बाद जब द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय द एजेंट इट इज आल्सो इररिवोकेबल, ठीक है। तो यस, ये सब हमारा हो गया। ये हम लोगों ने कर लिया था एग्रीमेंट्स,
नो इंटेंशन टू क्रिएट, एसेंशियल एलिमेंट्स आपको करा दिए थे। फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट, फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों कि कॉन्ट्रैक्ट में एक फ्लो है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इलीगल एग्रीमेंट हो गए, ये सारे फ्लॉज है। वॉइड नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वॉइडेबल मतलब पार्टी पर डिपेंड करता है, वो एक्सेप्ट करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो भी ठीक है। इलीगल मतलब कि भाई वो भी वॉइड है, ये याद रखना। एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड, राइट, ये बात याद रखना मेरे बच्चों। एवरी इलीगल एग्रीमेंट, एवरी इलीगल एग्रीमेंट is void, but every void agreement is not illegal, इज नॉट इलीगल। हर इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है, पर हर वॉइड एग्रीमेंट हमारा इलीगल नहीं है। उसके बाद हमने बताया, ठीक है, कि यूजुअली कौन कौन पर्सन डिस्क्वालिफाइड है, माइनर, lunatic and the person who are disqualified by any under law, they are not competent to contract, they are not competent to contract। okay, कराइसन का मतलब क्या होता है, धमकी देना। कोराइसन का मतलब क्या होता है, धमकी देना। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी आप किसी को कुछ गलत बता रहे हो। इट कैन बी इनोसेंट और इट कैन बी विलफुल। इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब आपने सामने वाले को गलती से गलत बता दिया, राइट, दैट इज इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन। और विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब आपने जानबूझकर सामने वाले को गलत बताया, सो दैट इज मेरे बच्चे विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन। कोराइसन का मतलब क्या होता है, द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय क्रिमिनल लॉ, ठीक है, टू डिटेन और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, मतलब आप उसको एक तरीके से धमकी दे रहे हो। उसके बाद आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब हमारा रिश्ता एक ऐसे तरीके का है जहां पर रिश्ते, रिलेशनशिप ऐसे हैं कि एक इंसान उसका अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। जैसे पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता कैसा है कि पेरेंट्स के पास एक एडवांटेज होता है, उनकी पोजीशन सुपीरियर होती है, टीचर की पोजीशन सुपीरियर होती है, डॉक्टर की पोजीशन सुपीरियर होती है। तो हमारे बीच में रिश्ता ऐसा है कि मैं उस रिश्ते का फायदा उठा करके आपसे कुछ करवाने की कोशिश कर रही हूं, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट इज व्हाट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोराइसन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट में भी टर्मिनेटेड, ये लोग हम ये सारा हमने कर लिया था। इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गया, ओके, प्लेज और पाउन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कर लिया। एजेंट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, देखो वो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट पेपर बेस्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होंगे, जो पेपर बेस्ड नहीं होंगे बट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे। जो किस में होंगे मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर मतलब एक ऐसा ऑफर जो एक लंबे पीरियड के लिए खुला रहता है। एक ऐसा ऑफर जो एक लंबे पीरियड के लिए खुला रहता है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। एग्रीमेंट्स इन विच अ वेंडर अलाउज अ बायर टू परचेज स्पेसिफिक गुड्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस फॉर अ सर्टेन पीरियड, फॉर व्हाट, अ सर्टेन पीरियड, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर। वैलिड, वॉइड, कोराइसन, फ्रॉड, ठीक है। बस आप इतना ही कर लोगे तो आपका चल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत इससे ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, कंप्लीट। वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही बड़ा है, मतलब अगर हम इसमें 8 घंटे भी लगाएंगे तो वो 8 घंटे भी कम है, बट ऑन अ CSEET लेवल दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, बस जितने ज्यादा MCQs हो सके उतने ज्यादा MCQs की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आपको किसी भी चीज की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्लियर है जी। जरूर से बताना मेरे बच्चों ये लेक्चर आपको कैसा लगा। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर, आई होप आज की क्लास दिमाग में क्लियर होगी। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।